सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं, हुकूमती ऐवानों को इसकी कोई फिक्र नहीं। हाँ, फिक्र है तो सिर्फ ये कि बजट पास होगा या नहीं। ये सच है कि बजट हुकूमत के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसे पास कराने के लिए हुकूमत भाग दौड़ कर रही है और हुकूमती इत्तेहादी और फसादी अपने मुतालबात मनवाने के लिए इसे सुनहरा मौका तसव्वुर कर रहे हैं। मुश्किल यह है कि हुकूमत एक को मनाती है तो दूसरा रूठ जाता है। पहले खबर थी एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर जहांगीर तरीन सामने आए और अब काफ लीग ने भी लोहा गर्म देखकर चोट लगा दी है। अंदर की खबर है कि वफाकी काबीना के इजलास में इस मामले पर तू मैं होते होते रह गई, लेकिन तल्ख जुमलों का तबादला जरूर हुआ। मुस्लिम काफ ने मुतालबा तस्लीम न होने तक हुकूमती कानून साजी में साथ न देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म से कहा कि वो इत्तेहादी जमात से वजाहत लें कि कल हुकूमती बिजनेस में हुकूमती इत्तेहादी क्यों नहीं आए। इत्तेहादियों के न आने पर अपोजिशन की जानिब से बार बार कोरम की निशानदेही होती रही। जब वज़ीर आज़म ने पूछा कि जी तारिक बशीर चीमा साहब, आप कल क्यों असम्बली इजलास में शरीक नहीं हुए, तो इस पर तारिक बशीर चीमा ने जवाब दिया कि हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जा रहे, तो कैसे हुकूमती बिजनेस का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म का अगला सवाल था कि आपके क्या मुतालबात हैं। वजीर हाउसिंग ने जवाब दिया, हम अपने मुतालबात यहाँ नहीं आपके साथ अलग मुलाकात में बताएंगे। यही वो मौका था जिस पर तलखी हुई। एक और तल्ख खबर सुने कि DGFI वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया गया है। इनका तबादला नेशनल पुलिस फाउंडेशन में कर दिया गया है। वाकिफान हाल इन तबादलों की कड़ियां भी बजट पास कराने की कोशिशों से मिला रहे हैं और ताने बाने जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतालबात से जोड़े जा रहे हैं। अपने खिलाड़ियों और इत्तेहादियों को हुकूमत किसी ना किसी तरह मना लेगी, लेकिन देखना यह है कि अपोजिशन बजट के मौके पर क्या करती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत को इस मामले पर टफ टाइम दे पाते हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त गर्मी और लोड शेडिंग ने आवाम को फुल टाइम दे रखा है, इतना टफ टाइम कि उनकी चीखें निकल रही। इसकी वजह बिजली की कमी है, या फिर सिस्टम में बोझ ना उठाने की सलाहियत, या फिर गर्दिशी कर्जों का पहाड़ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सबब है। क्या रेलवे हादसे की तरह हुकूमत इसका मलबा भी पुरानी हुकूमतों पर डालकर बरी जिम्मा हो सकती है? इस पर बात करेंगे और रेलवे की बहाली की कोशिशों का भी जायजा लेंगे, जिसके लिए वजीर रेलवे आजम स्वाति ने 620 अरब, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, 620 अरब की डिमांड कर दी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान को दरकार कर्ज जितनी रकम रेलवे को कौन देगा। इसी से आगाज करते हैं। असद खरल बाबर डोगर मेरे साथ है। बाबर डोगर साहब, 620 अरब रुपए चाहिए तो ये सारे मामला रेलवे के ठीक हो जाएंगे, क्या कहते हैं आप? इसमें मुझे सबसे पहली बात तो ये है कि जो वज़ीर रेलवे हैं जी आजम स्वाति साहब, इनका क्या रोल होगा। ये तो किसी को भी दे दें वो ठीक कर देगा। 620 अरब रुपया अगर आप रेलवे को दे दें तो वो तो सारे मामले हल हो जाएंगे। फिर तो हर बंदे ही जो है वो कहेगा कि जनाब आप छोड़ें, मुझे वजारत रेलवे दें। शेख रशीद साहब जो छोड़ के वो भी कहेंगे मुझे वापस ले आएँ, मैं भी रेलवे की वजारत चाहता हूँ। सर मसला ये है कि जो ट्रैक कमज़ोर थे, इशू ये है कि जब उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई, वहाँ से लेटर लिखे गए कि ना ये ट्रैक कमज़ोर है, इसको देखा जाए जी। असल सवाल जो आवाम पूछ रही है वो ये है कि जनाब उस ट्रैक को क्यों ठीक नहीं किया गया। क्या रेलवे के पास इतने भी पैसे नहीं थे, कोई 10-20 करोड़ रुपया भी नहीं था कि उस ट्रैक को बेहतर किया जाता। अगर चले इतने भी रिसोर्सेज नहीं थे तो फिर इनको चाहिए था कि उसका कोई मुतबादल इंतज़ाम करते, वहाँ पर एक कोई एफर्ट करते कि वहाँ से जो ट्रेन उस वक्त गुजरे उसकी स्पीड स्लो हो जाए ताकि वो डी ट्रैक ना हो। असल सवाल ये नहीं है। सवाल उसामा साहब ये है कि सारा कुछ रेलवे के इल्म में था। रेलवे इंतज़ामिया को नीचे से तमाम जो इंफॉर्मेशन थी वो दी गई थी, यहाँ से जो है ट्रैक कमज़ोर है। उसके बाद मुसाफिर जो है वो खुद मिनिस्टर ने ये माना कि मुसाफिर जो थे उन्होंने खुद उन्होंने ये कंप्लेन की कि रेल में जंप है, जंप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? क्या रेलवे की इंतज़ामिया सो रही है, अफसरान सो रहे हैं, कोई क्या वहाँ पर किसी की कोई नहीं सुनता? वैसे उसामा साहब ये एक अलमी है कि यहाँ पर आप नीचे से जो मर्जी लिखते रहें,
ऊपर बेहिसी छाई हुई है, कोई चीज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, इंसानी जानों की परवाह नहीं है। होना तो ये चाहिए था, बाहर दुनिया में कहीं भी होता उसी वक्त कुछ ना कुछ किया जाता, प्राइम मिनिस्टर के इल्म में लाया जाता कि जनाब यहाँ पर ट्रैक कमज़ोर है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, हमें फौरी तौर पर इतने ट्रैक के लिए इतने पैसे दे दें। वहाँ पर जब आप नीचे पैसा ही कोई नहीं देंगे तो फिर वो यही है कि बेचारे वेल्डिंग करवा लेंगे। जब कोई सोर्स ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं है, तो फिर गो गेटर जो है कि चीज़ों को उसी तरह चलाने के लिए, और जब आप वेल्डिंग करवाएंगे तो फिर इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे, फिर इस तरह के हादसे होंगे जिसमें बेचारे बेकसूर लोग जो है उनकी जाने जाएंगी। अच्छा, और फिर ये बड़ी अजीब बात की है समझा एक मिनट कि जनाब मेरे रिज़ाइन देने से क्या इसका अजाला हो जाएगा? अगर अजाला होता तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा। ये तो हर दौर में ये बात होती रही, फिर तो दुनिया में कोई रिज़ाइन देगा नहीं। ये जो हम मिसाल देते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया, कोरिया के वज़ीर रेलवे ने इस्तीफ़ा दे दिया, यूरोप में बेतहाशा लोगों ने रिज़ाइन कर दिए छोटे छोटे इश्यूज़ पे, करप्शन के इश्यूज़ पे, एक्सीडेंट के इश्यूज़ पे। तो वो भी ये कह सकते थे कि भाईजान अगर मेरे इस्तीफा देने से ये मसला हल हो जाए तो फिर मैं इस्तीफा देता हूँ। इस तरह तो कोई इस्तीफा नहीं देगा, इस तरह तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। ये तो बड़ी पूरी कौम के साथ मजाक है कि जनाब ये तो इसका मतलब ये है कि किसी को कोई परवाह नहीं है। उसामा साहब, सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जब आप अपोजिशन में होते हैं उस वक्त आप हर एक चीज़ को यूरोप की मिसालें दे रहे होते हैं, अमेरिका की मिसालें दे रहे होते हैं, और जब आप इक़्तिदार में आए तो आप बड़े आराम से इत्मीनान से कहते हैं कि जनाब अगर मेरे इस्तीफा देने से मसले हल होते हैं तो फिर मैं दे देता हूँ। सर वहाँ की बात आप करते हैं तो वहाँ तो सिर्फ नाश्ता सरकारी किया, सरकारी खर्च से नाश्ता कर लिया तो उस पर केस बन गया जी इनको नाअहल कर दें। ये सरबराह ममलिकत के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बाबू डोगर साहब, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि 620 अरब की डिमांड है, इससे मसला कोई भी हल कर लेगा, लेकिन पैसे तो चाहिए होते हैं। अगर ट्रैक आपने चेंज करना है, उसको बेहतर करना है, अब वो पुरानी बोगियां हैं, पुरानी सारा सिस्टम पुराना है। अब इसमें असद खरल साहब 15 लाख रुपया दे दिया है जो लोग दुनिया से चले गए उनके लवाहिकीन को इमदादी रकम, और ज़ख्मियों के लिए 3 लाख रुपए। तो इसके बाद तो यही अजाला हो सकता है जी हुकूमत की तरफ से। 63 अफराद अब तक जो वज़ीर रेलवे हैं आज़म स्वाति साहब के मुताबिक इससे ज़्यादा भी तादाद हो सकती है। उन्होंने कहा 63 लोग इसमें इस सानिया के अंदर शहीद हो चुके हैं और 20 लोग अभी तक अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तो अब मामला ये देखें कि आपने उनको कह रहे हैं ना कि ये आंसू उनके क्या पहुँचे जाएंगे इस तरह। उसामा साहब, एक चीज़ का पता है कि ये मौत का कुआं है, ये मौत का झोला है, और आप उसके अंदर धकेल रहे हैं लोगों को। आप 15 लाख रुपया देकर टैक्स पेयर के पैसे से आप ये एहसान अजीम कर रहे हैं उनके ऊपर। क्या किसी ख़ानदान को 15 लाख रुपया देने से उनका वो जो वाहद कफील था, किसी का जो सहारा था वाहद, किसी का जो बाप था, कोई बच्चे यतीम हो गए, कोई खातून जो है वो कोई नौ ब्याता अगर दुल्हन है वो बेचारी बेवा हो गई, बच्चे किसी के यतीम हो गए, किसी का जो बाप सर पर आसरा था वो चला गया, बहनें किसी की, बेटियां किसी की यतीम उनके हो गई। मुझे ये बताएं उसामा साहब, 620 अरब की डिमांड कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, ना रेल भागेगी, ना पटरी पे। मुझे ये बताएं 620 अरब की डिमांड जो है कोई लॉजिकल बात समझ आ रही? 400 अरब तो आपका पाकिस्तान का वाकई हुकूमत का बजट था पिछले साल, और वो भी खर्च नहीं हो सका क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, इसलिए वहां से इधर उधर निकाल लिए गए। अब आप 900 अरब रुपया कागजों में बजट रख रहे हैं, तरक्याती तमाम वफाकी महकमे, डिवीजन, वजारतें और सूबों का। आप कह रहे हैं 620 अरब सिर्फ रेलवे को दे दें। मौजूदा दौर में 119 अरब रुपए का नुकसान हो गया, 119 अरब का नुकसान हो गया। 120 ट्रेनों से कम होकर 84 ट्रेनें रह गई जी। आपके ट्रैक जो है, आपका आज की बात सुन ले, आज फिर वो हो रहा है आप हालत। आज फिर एक ट्रेन पटड़ी से उतरते उतरते ब्रेकें लगा के आगे रौला डाल के उन्होंने रोक लिया। आपको शायद नहीं पता इस चीज का, ये आज की मैं बात कर रहा हूं। इतने बड़े सहने के बावजूद आज फिर डॉक्टर साहब कल हम और आप कह रहे थे गर्मी इतनी शदीद है, अब तो वो फैलेंगी ना, वो फैलेंगी। उसके लिए जो आपने कोई केल कुंडा होता है, कोई लगाना पड़ेगा ना उसको। सर्दियों में वो सुखड़ती हैं और गर्मियों में वो फैलता है लोहा, ये एक फितरत है, नेचुरल है। इसीलिए कह रहे हैं 620 अरब रुपए दे दें। 620 अरब रुपया ना तो किसी ने देना है। एक तरफ कह रहे हैं 15-20 अरब अगर लगाएंगे तो ML1 पूरा तैयार हो जाएगा, तो फिर 620 अरब कहां से आ गया?
नहीं 15 वो सर, वो छह तो अरब अरब डॉलर का खेल है। साढ़े छह अरब डॉलर का इनका स्टेटमेंट $6 अरब डॉलर भी लगाए। ये स्वाति साहब की कल की स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा मीडिया से, 1 अरब डॉलर का सर मतलब हो गया 160 अरब रुपया, 155 अरब रुपया प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना पूरे की। हाँ जी, वो ये कह रहे थे कि ML1 अगर हम रिपेयर करते हैं तो उसे 15 से 20 अरब रुपया खर्चा आएगा और ML1 की वजह से वो जाया हो सकता है। अच्छा, वो 15 से 20 अरब जाया नहीं करना चाहते, 63 कीमती जाने जाया होंगी। आज फिर बड़ी मुश्किल से वो बोगी उतरते उतरते रुकी, आगे उन्होंने रौला डाल के उसको स्लो किया और वो रुक गई। 620 अरब एकदम आपने वन गो में मांग लिया, 15 से 20 अरब कहते नहीं लगाना, 620 अरब हमने लगाना है। मुझे ये बताएं उसामा साहब कि किस तरह का मुल्क है, किस तरह की चीजें हम कर रहे हैं। आपको रेलवे अफसरान के आप बंगले जाके देखें, उनके शाहाना ठाट बाट देखें, एकड़ों के अंदर फैले हुए। मैंने आज कहीं पढ़ा किसी एकड़ों के अंदर फैले हुए हैं कि माल बरदार गाड़ी ट्रेन जो है वो नहीं चलने देंगे। क्यों? नहीं उसने उसको भी माल बरदार गाड़ियां चलेंगी तो रेलवे के अफसरान जो मैं क्या कहूँ कहां से खाएंगे वो रिश्वत और किकबैक। अच्छा सर, ट्रांसपोर्ट माफिया जो है, आपको पता है इस वक्त जो फ्रेट है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता सफर है रेलवे का शिपमेंट के लिए, माल बरदार ट्रेन सबसे सस्ती पड़ती है कार्गो के लिए। अब पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ट्रैक 1800 किलोमीटर का मौजूद है, हमारे पास बोगियां मौजूद हैं, सबसे मुनाफा बख्श काम है ये मालगाड़ी। अगली खबर है, लेकिन होता क्या है, रेलवे अफसरान जो है और मिनिस्टर तक पता नहीं किस किस की जेबों में, ये सब ट्रांसपोर्ट माफिया लगाता है पैसे और वो कहता है 4% से भी कम है हमारा कार्गो रेलवे का। बिल्कुल जहाजों पे जा रहा है, ठीक है, एनआरसी के ट्रेलर पे जा रहा है, ट्रकों पे जा रहा है, महंगा ट्रांसपोर्टर को। अच्छा, लेकिन नवाज साहिबा को हमने चला के मुनाफा बख्श नवाज साहिबा कहती हैं कि जिस तरह से जितने भी मसाइल हैं, चाहे बजट में लोड शेडिंग सारा कुछ, अगर मियां नवाज शरीफ साहब आज होते तो बाबर डोगर साहब इनमें से कोई मसला नहीं होता। उनका ये कहना है, ये जो अमेरिका को आप बेच रहे हैं सारा मुल्क, ये जा रही हैं जनाब, बेसिस भी जा रही हैं, सारी तबाही हो गई है, मईशत तबाह हो गई, बजट भी कुछ नहीं, हर तरफ तबाही है। उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करने से उन्होंने गुरेज किया है। तो बड़ा उन्होंने और साहब जो सबसे अहम बात उन्होंने की है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से शौकत अजीज सिद्दीकी की जो केस है उस पे उन्होंने कहा है कि अदलिया का केस अदलिया से अपना केस समझे और हमेशा के लिए अदलिया पर धौंस और दबाव डालकर फैसले लेने के सिलसिले को ख़त्म करे। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि मरियम ने कहा कि जजेस को प्रेशराइज करके ब्लैकमेल करके अपनी धौंस जमा कर जो फैसले लिए जाते हैं इसे समझा जाए कि इन फैसलों से इनके साफ कहने पर दबा लगता है। आप अंदाजा लगाएं, ये वो कह रही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया हुआ है, ये वो कह रही है कि जो जस्टिस कयूम को फोन कह रहे थे कि इसको जो जजेस को थ्रेट करते रहे हैं, जो जजेस से अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे हैं, ये वो लोग हैं। जज अगर इनकी मर्जी का फैसला दे दे तो बड़ा ठीक, जज अगर फैसला ना दे तो फिर ये जुडिशरी को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। वो किसने कहा था कि ये जो बुत बैठे हुए हैं इनको उठा के बाहर फेंके? किसने कहा था? शमा साहब, इसी पार्टी के एक बंदे ने कहा था ना। ये प्रेयर शीट की स्टेटमेंट निकाल के देख लें, नवाज शरीफ ये कहते रहे जुडिशरी को गालियां देते रहे हैं, मरियम खुद जुडिशरी को बुरा भला कहती रही है। जब भी जुडिशरी ने इनके खिलाफ कोई फैसला दिया उस पे इन्होंने जुडिशरी को गाली, सुप्रीम कोर्ट जैसी जमीन तंग कर रहे थे उनके बच्चों के लिए। हक में फैसला हो जाए, एक ही दिन में फैसला आ जाए, उस दिन जजेस बहुत अच्छे हैं, जुडिशरी बहुत अच्छी है। मॉडल टाउन, जब मॉडल टाउन के केस का फैसला आया था, जब सिंगल बेंच ट्रिब्यूनल का, इन्होंने जो जिस तरह से उस जज को मिलान किया था वो भी मुझे पता है, और आज आप वो जो जिस तरह उसकी तारीफें कर रहे हैं वो भी मेरे सामने है। उसामा साहब, जुडिशरी का बेड़ा गर्क करने वाले, उसको तबाह करने वाले अगर कोई लोग हैं तो ये खुद हैं। जुडिशरी को प्रेशराइज करने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो ये खुद हैं। मैं तो हैरान हूं। और फिर ये किसको कह रही हैं, जजेस को, ये किसको कह रही है कि प्रेशर ना लो? ये कौन होती है जजेस को, जुडिशरी को ये कहने वाली कि आप प्रेशर ना लें? मैं आपको छोटा सा ये कह रही उसामा साहब, मुझे ना आपने जख्मों पे नमक छिड़क दिए। अब वो केस थे जो जस्टिस कयूम की कुछ टेप स्कैंडल तो मंजरे आम पे आए। अब मुझे लगता है कि नाज़रीन को हम वो केस सुन तो ले, राशिद नहीं वो तो छोड़ देना, उसका तो जो किया नहीं वो तो। उसामा साहब, मेरे पास वो टेप्स हैं और मैं इस फोरम से हम आपको नाज़रीन सुनाएंगे। सर ध्यान से पहले ही आपने इस तरह हमला करवा लिया था अपने ऊपर। जस्टिस कयूम साहब के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब उनको फोन कर रहे हैं वो तो ओपन है ना, पब्लिक हो गई कि भाई साहब ने कहा, वो नारोवाल के एक एमएन ने उनको, उन्होंने कहा कि क्या करना है, क्या हुक्म है जनाब मेरे लिए कि उसको नायल करना है या उसको अहल बनाना है?
तो भाई साहब ये कह रहे हैं, सैफुर रहमान कह रहे थे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बेनज़ीर को सजा कितनी देनी है? कितनी देनी है? उसने कहा काज़मी नहीं मार रहा। मैं एक और, मेरे पास टेप्स हैं, मेरे पास वो टेप्स भी हैं कि जब चीफ जस्टिस राशिद अजीज खान और जस्टिस कयूम साहब ये आपस में शेयर कर रहे हैं, वो टेप्स भी हैं। वो टेप्स भी आपको मैं सुनाऊंगा पहली मरतबा एक्सक्लूसिवली। और बहुत सारे टेप्स हैं जो ये करवाते थे, और फिर वो टेप्स के अंदर जिस तरह आया, कुछ चीजें जो मंजर पे नहीं आई वो भी बताऊंगा। एक तो ये होता है उसामा साहब आज जिंदा किरदार हैं, डॉक्टर जवेद अकरम साहब, परवेज मलिक साहब, जो उनकी मेरा ख्याल अहलिया भी शायद MNA है रिजर्व सीट से, बेटे भी हैं, बेटे भी उनके MNA को हैं जी MNA। अच्छा, परवेज मलिक साहब भी इनके MNA हैं। परवेज मलिक साहब आपको पता है ये सारे, इनकी एक जो यास्मीन रहमान साहब भी मेरे ख्याल इनकी बहन है, वो पीपल्स पार्टी से गालबन सेनेटर थी। जवेद अकरम साहब का आपको पता है हर दौर में उनका अपना एक हर हुकूमत के साथ उनका अच्छे रिलेशन होते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप होती है। फिर जस्टिस कयूम साहब का भी तल्लक आपको देखा आपने कि एक तरफ वो टेप स्कैंडल भी हुआ, फिर वो अटॉर्नी जनरल भी बन गया, मुशर्रफ की हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया। वही बंदा जो उनको सजाएं दिला रहा था। फिर उसके बाद परवेज मलिक साहब MNA नून लीग के, और उनके बेटे और उनकी अहलिया, और इस तरह अब हुआ क्या, इतना प्रेशराइज किया सैफुर रहमान ने और चीफ जस्टिस ने और शहबाज शरीफ साहब ने कि एक दफा जस्टिस कयूम साहब जो है, उनकी अहलिया जो है, उन्होंने अपने परवेज मलिक को फोन किया कि इतना मेरे खामद पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि वो वॉशरूम में गिर गए हैं। खुदा के लिए अपने लीडरान को कहे कि इतना उसको परेशान ना करें, वो स्ट्रेस ये कबूल, ये इनसाइड बातें मैं बता रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा काज़मी नहीं मार रहा, चाचे काज़मी साहब नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा जो मर्जी सजा इतनी दो, ये करो, ये डोज दे दो। अच्छा, और भी बातें मुझे जस्टिस राशिद अजीज साहब जो इनसे आपस में कन्वर्ट, वो आपको दिखाऊंगा। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब जस्टिस कयूम साहब तुहाडे तो प्रेशर ही कोई नहीं जनाब, और ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं, और मुझे घिन आती है। ऐसे जुडिशरी के अंदर काली भेड़े हैं जो वो ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं, और वो मियाँ साहब के बारे में क्या अल्फाज लकाबात बोल रहे हैं, और कह रहे हैं जनाब तुहाडे तो कहते प्रेशर ही नहीं। ओ मेरा तो कोई अल्लाह तौबा, और ऐसी खराफात है। राशिद अजीज साहब मरहूम है, सजाद अली शाह की कोर्ट पे जो हमला करा दिया, वो क्या था, फिर ब्रीफ केस भर के क्वेटा पहुंच गए, फिर उनके खिलाफ म्यूटनी कर दी अदालत में। इनको ऐसी जुडिशरी चाहिए। और उनको तारड़ जो है उसका किरदार अदा किया, इफ्तिखार चौधरी ने किरदार अदा किया, जहाज भर के ले गए थे आपको पता है ना क्वेटा में, और वहां पर रजिस्ट्री में केस खुलवा के लगाया। और उसके ऊपर क्यों, इसलिए कि वो लॉ जो है उसको रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा था। उस दिन नवाज शरीफ को खर्चा था कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं, पुलिस लग गई, अदालत पे हमला कर दिया। इनको ऐसे जज चाहिए। शौकत सिद्दीकी क्यों चाहिए? शौकत सिद्दीकी कभी दुनिया में देखा है कि एक जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मुझे केस क्यों नहीं दिया? वो नवाज शरीफ कहता मुझे क्यों निकाला, वो मतलब उसामा साहब ये कौन सा कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट का? जज ये कहे आपने को डांडिल की हुई है, आपने को डांडिल की हुई है, ये कंडक्ट आता है जज का कि वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कहते हैं मुझे केस क्यों दिया? ये सुप्रीम कोर्ट ही मारते। ये बात कर रहे हैं, बात मरियम की कर रहे हैं कि मरियम मोहतरमा जो सुप्रीम कोर्ट को कह रही है, खुद उनका अपना क्या कैरेक्टर, क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस दी? क्या उन्होंने जजेस को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया कि वो इंडिपेंडेंट फैसले करें? जब इनकी ये हुकूमत होती है, इनकी ये कोशिश होती है कि जुडिशरी इनके ताबे हो, जज इनकी मर्जी के फैसले करें, और जब इनकी मर्जी के फैसले नहीं आते तो फिर ये उन पर दबाव भी डालते हैं, प्रेशर भी डालते हैं, और उन पर अटैक भी करवाते हैं। और अब जब ये अपोजिशन में है तो ये इस तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं। बाल्टाउन के ऊपर जस्टिस बाकर नजफी साहब जो ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने जब वो रिपोर्ट लाई तो उन्होंने कितना उनको तनकीद बनाया। तो अब शहबाज शरीफ साहब को जो स्पीडी जस्टिस उन्होंने दिया वही जज साहब है ना। अगर वो बाइस्ड होते तो उस पर हमने तो चले बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर सवाल उठा दिए बहुत सारे कि जनाब ऐसा स्पीडी जस्टिस, इस तरह तो मिसाल ही नहीं मिलती। अच्छा, एक और बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ना सवाल, इसी से जुड़ी कि उनका जो केस चल रहा है जहां पर असल में वो पेश, वो जरा देखें वहां पर जज साहबान के रिमार्क्स, वहां वो कहते हैं बाबर अगर साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब भी कि जी नवाज शरीफ आएंगे तो फिर केस चलेगा, बाकी तब तक इसको भी मौखर कर दें। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब वो जज साहब उसमें ये कहते हैं कि जी ये तो फिर वो नवाज शरीफ ना आएंगे ना, ये कोई केस कभी चलेगा ही नहीं, वो अपनी मर्जी से आएंगे, फिर यानी हमारे ताबे शायद कभी जुडिशरी आ जाए। दूसरी तरफ वो जो दरखास्तें आई थी
जायदादों की नीलामी रुकवाने के लिए वो मुस्तरद हो गई हैं एहतसाब अदालत से। बाबर साहब ये तो धचका है, लेकिन दूसरा ये केस तो अभी लगता है चलता रहेगा। आप देखें ना, कंफर्म करना जरूरी है जो कह रहे हैं क्या हम मेरिट पर। मैं आता हूं सर, फिर मुझे बताएं कि वो तो आएंगे नहीं, और ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ आए और केस अब सेंसिया में सलाह हो नहीं सकती, कोर्ट इसको चूंकि कह चुकी है, सीधी सी बात है, सलाह हो नहीं सकती, तो वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस चीज को वो फायदा ले रहे हैं। लेकिन डोगर साहब सोच समझ के गए, ये देखें ना, आजम नज़ीर तारड़ साहब वहां पे ये कह रहे हैं खड़े के उनके वकील कि जनाब ये तो प्रोसिक्यूशन की नाकामी है कि मुलजर को वो नहीं ला रहे, यानी उल्टा वो कह रहे हैं। मैं उनके रिमार्क देख रहा था टीवी पे। अब जस्टिस जो आमर फारूक साहब हैं, जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं, जो ऑनरेबल जज हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरिट पर फैसले से मुतल्लिक एक बयान पर उन्होंने रिमार्क दिए कि ये चीज़ कंफर्म करना जरूरी है, क्या हम मेरिट पर इस केस को सुन सकते हैं। जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल जो डिवीजन बेंच है, जो पनामा रेफरेंस पीले हैं, मुस्लिम लीग नून के जो कायद है उसमें नवाज शरीफ है, मरियम साहबा नायब सदर हैं, कैप्टन सफदर हैं, उनकी अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर अपने वकील अमजद परवेज की जो है उन अदालत के साथ अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि कौमी इंसाफ ब्यूरो नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल जहांजेब भरवाना जो वो पेश हुए। अच्छा, अब अदालती मामन जो है आजम नज़ीर तारड़ साहब ने दलाल जब शुरू की है तो वो कहते हैं हमारे पास हर कानून के लिए फाउंडेशन होना चाहिए। जस्टिस आमर फारूक ने रिमार्क दिए कि जहांजेब भरवाना ने कहा कि अदालत मेरिट पर फैसला करे। उन्होंने इफ्तार किया, क्या ये चीज कंफर्म करना जरूरी है, क्या हम मेरिट पर इस केस को सुन सकते हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कानून में वाज़ेह है। बड़े रिमार्क बड़ा अजीबोगरीब किस्म का तमाशा। लेकिन सबसे अहम चीज जो है, आज उन्होंने पार्टी को तो उन्होंने झंडी करा दी है मरियम नवाज, उनका वो तो पीडीएम का हिस्सा ही, वो तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है। तो फिर पीटीआई के अलावा फिर पार्टी जो इसके अलावा कोई बात करें, वो इसका मतलब कि फिर पार्टी उनको वो कोई अहमियत ही नहीं देती, लिफ्ट ही नहीं करवाती। फिर पार्टी के वजह से वो सवाल भी लेना पसंद नहीं करती। हालात ये हैं, पीपल पार्टी उनको नहीं लिफ्ट करा रही। डोगर साहब असल हकीकत ये है, वो शहबाज और हमजा के साथ इसलिए मरियम साहब को और अब पीपल पार्टी बुरी लग रही है। ये वही पीपल पार्टी है जिसके तीरों के नीचे जाके सिंध के अंदर मरियम साहबा जाती थी, ऊपर तीर और नीचे मरियम साहबा की तस्वीर लगी होती थी। ये वही पीपल पार्टी है, आप उनको बुरी कोई और ब्रेक का वक्त है, कोई और न्यूज अपडेट्स का वक्त है। उसके बाद बात करेंगे बजट के हवाले से भी, हुकूमत की नई मुश्किल के हवाले से कि अपने इत्तेहादी मजीद नाराज हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला हुकूमत के लिए बजट बनाना तो आसान था, बजट पास करवाना मुश्किल हो चुका है। और अब काफ लीग भी नाराज हो गई है। जिस तरह से देखा कि पहले MQM, कभी GDA, कभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, लेकिन इस दफ़ा फिर काफ लीग की तरफ से जिस तरह से काबीना में आमना सामना हुआ है वो हैरान कुन है। शामिम कुरैशी साहब और तारिक बशीर चीमा साहब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वजह यह बनी कि शामिम कुरैशी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि जी इनसे ज़रा कि ये असम्बली में क्यों नहीं आई, क्योंकि असम्बली में इस वक्त ज़रूरत है हमें इत्तेहादियों की, बजट भी पास होना है, आगे आ रहा है मामला। तो जब इमरान खान साहब ने पूछा तो तारिक बशीर चीमा साहब जो वज़ीर हाउसिंग है, काफ लीग से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि जी जब हमारी बातें ही नहीं मानी जा रही तो फिर हम किस तरह से असम्बली में कानून साजी में साथ दें हुकूमत का। यानी वाज़ेह ऐलान है काफ लीग की तरफ से कि जब तक उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। और कानून साजी अगर बात की जाए, असम्बली की बात की जाए, तो उसमें बजट सबसे इस वक्त अहम है। और इमरान खान साहब ने पूछा जी कौन से आपके मुतालबा जो मानेंगे, उन्होंने कहा जी वो अलग हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, ये परवेज़ इलाही साहब बार बार ये शिकवा कर चुके हैं कि जी जो पहले दिन से इनसे बातें हुई थी वही पूरी नहीं हो रही, तो कहाँ से मामला चलेंगे। MQM को लिख कर दिया, उस पर उस तरह से अमल नहीं हो रहा, तो ये भी तो गलत है कि अगर आप किसी से कमिटमेंट करते हैं तो उस पर चलें। वो तो बात ही खत्म हो गई ना मुन्ने इस्लाही वाली, वो तो छोड़ ही दें आप कि जी उनको वजीर बनाना तो खुद बनने को तैयार नहीं। साहब मेरी बात सुने, तारिक बशीर चीमा साहब की अब क्या चाहते हैं, मतलब क्या गवर्नमेंट क्या करे। इनके कहने पे इनका कमिश्नर बदल दिया, इनके कहने पर इनका DC बदल दिया, इनकी मर्जी का DC लग गया, इनकी मर्जी का कमिश्नर लग गया। जो पिछला DC था उसके साथ इशू क्या था, इनका बेटा एक वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर रहा है, उसी वाले से उसके साथ इख्लाफात थे। जब वो उसकी बुनियाद पर इन्होंने कंप्लेंट की, उसको भी बदल दिया, कमिश्नर को भी बदल दिया। जिस बंदे को ये चाहते हैं वहाँ पे अपॉइंट करवा लेते हैं। अब गवर्नमेंट से अब क्या चाहते हैं, क्या गवर्नमेंट इनके कहने पर कोई चीफ सेक्रेटरी भी बदल दे क्या, और किस किस्म की, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इनकी डिमांड्स कौन सी हैं जो पूरी नहीं हो रही। जहाँ जहाँ इन्होंने अपने बंदे लगवाने थे वो सारे लगवा लिए। ममहा भट्टी को इन्होंने गेट 22 दिलवा लिया पंजाब असेंबली में। तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ कि किसी बंदे को इतनी छोटी सर्विस में जो 7वें ग्रेड से आया और उसको 22वां ग्रेड मिल गया हो। खलल साहब के इल्म में होगा, मेरे इल्म में तो दुनिया की तारीख में इतनी जल्दी से ग्रेड 22 किसी को नहीं मिला जितना ममहा भट्टी को मिल गया।
और अब पता नहीं क्या उसको ये चाहते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी को चीफ सेक्रेटरी पंजाब बना दे, तो बना दे भाई, मैं मुझे इसमें तो कोई एतराज़ नहीं है। सारी तो बाकी इनकी डिमांड जो है जो चाह रहे हैं वो पूरा करवा रहे हैं। आपको लगता है पिछले बजट पे भी फिर खल साहब कहते हैं पिछले बजट पे भी इन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पे आके छोड़ डाल दिया कि जी हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो रही। अच्छा, इस बजट में भी आके इन्होंने छोड़ डाल वाजिद ज़िया साहब को हटाना वो भी इसी की कड़ी है कि जनाब जहांगीर तरीन ग्रुप को भी कुछ सेटिस्फाई कर दिया जाए। आपको क्या लगता है? चाहे मगोइयाँ ये हो रही हैं, वाजिद ज़िया DGFI ईमानदार अफसर, पनामा JIT, उसके बाद उनको लाया गया। साहब मुझे जो लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल हो चुकी हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ। वो भी चुप करके बैठ गए हैं, खामोश हो गए हैं, उनकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, वो मुतमईन हैं जो चीज़ें चल रही हैं। मेरी नवानी साहब से बात हुई है, वो तो मुतमईन है कि जी अभी तक की जो चीज़ें हैं वो उसमें शायद वो FIR इसमें थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जो इनकी नवानी साहब से बात हुई वो इसलिए मुतमईन है कि उनके जो प्रोजेक्ट हैं थोड़े बहुत जो तरक्याती हैं या उनके छोटे मोटे जो काम है झगड़ा सारों का वही है, वो तो हो गए मुतमईन। अब मामला ये है जो वाजिद ज़िया साहब की तैनाती हुई ना, अगर ये कहेगा कि जनाब वो जहांगीर तरीन साहब का मुतालबा था, तैनाती पर आप चले गए, ओहदे हटाने नहीं, ओहदे हटाना इसमें अब ये एक तैनाती नहीं हुई। देखें, वाजिद ज़िया साहब शुगर पेशेंट है, वाजिद ज़िया साहब ज़्यादा काम वर्क नहीं कर सकते, और वाजिद ज़िया साहब का इस इंक्वायरी से तल्लक भी नहीं है। वो DGFI ज़रूर है, इसको अबू बकर खुदाबख्श साहब जो एडिशनल DGFI हैं पंजाब और KPK के हेड हैं, वो DG के बाद 2 चैप्टर को वो देखते हैं, लाहौर के ऑफिस में बैठते हैं रीगल चौक में जो अमीर निज़ामी रोड पे है, और डायरेक्टर जो रिजवान है, जो डायरेक्टर FI जोन 1 पंजाब जो जोन 1 है, वो सारा चीज नहीं तो इसमें लगाया क्यों गया? आप मुझे बताएं, सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो आए हैं जी, जो DGFI नया उनको लगाया गया और वाजिद ज़िया साहब को नेशनल पुलिस ब्यूरो में तैनात कर दिया गया। इनका टाइम भी पूरा हो चुका था, और वो मुझे पता है ना पनामा JIT के दौरान भी वो थोड़ी एज का फैक्टर है, शुगर पेशेंट को है, ज़्यादा ओवर स्ट्रेस जो इमरान खान साहब चाहते हैं जो केस जिस पे FIA नहीं, वो टाइम तो नहीं होता, वो 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट, लेकिन वो जरूरी नहीं है डॉक्टर साहब, आगे पीछे भी हो सकती है मर्जी, वो तो आगे प्राइम मिनिस्टर की मर्जी, कौन सी मर्जी। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जिस पेस पे चाहते हैं ना FIA को, उस तरीके से शायद वो नहीं चल पा रहे थे, इसलिए उनको थोड़ा रेस्ट की जरूरत थी, और कुछ तलखी नहीं है। सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो हैं उनको DGFI बना दिया गया, मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब जो हैं उनको अब चूंकि वहाँ से हटाया गया KPK से सनाउल्लाह अब्बासी साहब को, तो मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब को IG खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया गया, सलाहुद्दीन खान जो है वो IG FC लगाए गए। और ये जो तकर्रियाँ हुई हैं आला पैमाने पर, इसमें सर्कुलेशन जो है वफाकी कबीना को सर्कुलेशन की समरी की अप्रूवल ली गई है, तकर्रियों की मंजूरी ली गई है। अच्छा, थोड़ा सा मामला ये बता दें, वो भी आप हमेशा कहते हैं कि जी वो जहांगीर तरीन कहीं नहीं जाएंगे, जहांगीर तरीन के हवाले से मैं आज की ताज़ा बता रहा हूं, मैं आज भी FIA के दफ्तर में कायम है कि जी हम आज भी मैं FIA के दफ्तर में था। अब FIA के जो लोग इसको प्रोब कर रहे हैं ना, वो उनकी कन्विक्शन है, वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन के ऊपर हमने केस बनाया है ना, मैंने कहा क्या वो कन्विक्ट हो जाएंगे? उन्होंने कहा जी हमने तो हमारे हिसाब से 2 + 2 4 है, हमारे हिसाब से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, हमारे हिसाब से प्रोसीड ऑफ क्राइम हुआ है, हमारे हिसाब से जो दामाद को जो जालसाजी उन्होंने की, कंसीलमेंट की, और जो 4-5 अरब का जो खसारा में दिखाया इनसाइड ट्रेडिंग थी, वो शेयर होल्डर में सारा ऊपर मैनिपुलेशन की, और उसके बाद वो पैसा जो अली तरीन को इधर उधर गया, तो ये चूंकि क्राइम प्रोसीड हुआ पहले, उसके बाद ये पैसा बाहर गया, इसलिए हम इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। वो इस पर बड़े मुतमिन है, वो बड़े ही सेटिस्फाई है। वो मैंने उनको बहुत ज़्यादा अपने तौर पे बात की, जो इसके कंसर्न है टॉप ऑफिशियल जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम मुतमिन है पूरी तरह, हम ये सक्सेसफुल इसको प्रोसीड करेंगे। मैंने कहा इस तरह जो तासर आ रहा है कि जनाब ये को क्लीन चिट मिल गई, को IO की बजाय किसी और को निगरान बना दिया गया, तो को इस तरह उन्होंने कहा जी हमारे जो केस है हमारे बड़े मजबूत है। काफ लीग जो है आपको लगता है वो भी साथ जाएगी? आप हमेशा कहते हैं काफ लीग जो है ना वोट देंगे, ये हल्की फुल्की मौसीकी है। तारक बशीर चीमा साहब डोगर साहब ने बता दिया। मामला ये है कि काफ लीग जो है ना वो एक वजादार है। तारक बशीर चीमा साहब सेक्रेटरी जनरल है उस पार्टी के, वजीर हाउसिंग है। उनके जो इमरान खान साहब को जो उन्होंने बात की, आमिर डोगर साहब ने उनको कहा ना, तो साउथ पंजाब के दोनों हैं। अब वो चीफ वेब है, आमिर डोगर साहब के कहने पे तो वो नहीं गए, उनका हुकूमती बिजनेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मामला ये है, शाह महमूद कुरैशी भी साउथ पंजाब के, आपस में लगती भी है। अब तारक बशीर चीमा साहब या काफ लीग के जो काम हो रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से जहांगीर तरीन ग्रुप है, उनके साथ भी चौधरी के अच्छे रिलेशन है और जरदारी साहब के अच्छे रिलेशन है। अब जो शाह महमूद साहब ने जान के शरारत की कि जनाब आप काफ लीग से पूछें, उसके बाद आमिर डोगर को भेजा गया, उनका लेके आए। तो मामला ये वो सारे स्टेक होल्डर हैं, वो इस तरह तो नहीं बन के जाएंगे बंदी। अब जो तारक बशीर चीमा की जो बात है, बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये पिछली दफा बात हुई, इमरान खान साहब ने यही कहा था चौधरी शुजात को, परवेज लाई को, कि जनाब आपकी जो हमारे अतादी हैं, आपने जो बात कहनी है मुझे कहें,
तो आज तारक बशीर ने वही प्राइम मिनिस्टर वाली बात, उन्होंने कहा जी हमारी जो बात होगी वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम बैठ के करेंगे। अच्छा, एक और मामला है सर जी जी। वो ये कि काफ लीग समेत दीगर भी ये कहते हैं कि जी आप अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। अब उसमें एक चीज है, वो तो पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं सर, वो तो हम क्या ग्रुप का होना ही यही है। बाबर डोगर साहब, जो लोड शेडिंग हो रही है अब और बहुत ज्यादा हो रही है, अब ये तो कहा गया कि जी सरप्लस है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन देखा कि पानी की कमी हो गई, अब उससे बिजली कम बन रही है, सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा है, तेल से आप बिजली अगर बनाएंगे वो महंगी भी है, और पहले ही आपके आईपीपी से ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं जा रहे, सर्कुलर डेट बढ़ता चला गया है। अब ये लोड शेडिंग है ना, आपका सिस्टम इतनी उठा सकता है, 24,000 मेगावाट का डिमांड है। साहब मेरी बात सुने, आपने एक चीज़ कही कि पानी की कमी हो गई। सर पानी की कमी नहीं है, पानी तो अब बेताशा है, अब तो बेताशा पानी आ रहा है। लड़ाई किस बात पर सर? वो लड़ाई रहनी है, वो पानी सरप्लस भी हो जाएगा, वो फिर भी रहनी है, क्योंकि सिंध ने इसको इशू बना के रखना है। वो ये इशू बनाएंगे, हर दफ़ा बनाएंगे, जब भी वफाक के साथ उनका टसल होगा, जब भी वफाक किसी इशू पे उन पे करेगा, वो डाइवर्ट करने के लिए बात हुई थी कच्चे के डाकुओं की, और बात एंड हुई आगे पानी की शॉर्टेज पे। मुझे एक बात बताएं कि हम यहाँ पर पंजाब ने तो फैक्शन फिगर से साबित कर दिया, ये कह रहे हैं जी फलानी नहर का नोटिफिकेशन क्यों किया, भाई जो हमारा पंजाब के हिस्से का पानी है वो जितना मर्जी इस्तेमाल करें, इससे सिंध को क्या लगे। मसला ये है कि जब अब पानी ज्यादा आएगा, पानी समंदर में जाया हो जाए वो इनको मंजूर है, लेकिन सिंध के अंदर तो कोई डैम, कालाबाग डैम सिंध के अंदर तो कोई पानी नहीं है। कालाबाग डैम पंजाब को डैम बनाए तो उसमें भी इतराज है। इन्होंने ये चाहते हैं कि जनाब इस तरह का इशू खड़ा रहे और इससे ये मसला जो है कभी भी ना हल हो। ये पानी का इशू जो है ये ना हल होने वाला इशू है, जो कि इन्होंने कभी भी नहीं मानना, क्योंकि इन्होंने सिंध के हवाले से सियासत करने के लिए सिंध का पानी रोक लिया, और पानी तो वही है भाई, किस तरह से पानी रोको, एक बड़ा डैम बन रहा है जहाँ पे पानी रोक लिया, तो लोग बारिशों और सैलाब से तबाह हो रहा है, पानी किस तरह से रोक सकता है। पानी रोकने का एक ही तरीका है कि एक बहुत बड़ा पंजाब डैम बना रहा है जी, देखिए उसमें पानी चला गया, डैम है कोई नहीं है, पानी कहाँ से रोक लिया, पानी वही है जो पंजाब के हिस्से का आना है, उसके बाद आपके पास आ जाना है। अच्छा, तो बिजली उसमें तो पंजाब ने ये भी ऑफर कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर लगा लें, या वो चेक कर लें कि कितना पानी कहाँ से निकला, कितना पानी कहाँ गया। उसमें तो झूठे हो जाएंगे डोगर साहब, वो कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है किसी, वो तो मिनिस्टर साहब ने जो जाफर उन्होंने मोहसिन साहब लगारी साहब ने बता दी सारी चीजें, उधर नहीं आएंगे, वो सियासत चमकाएंगे। अब जैसे देखें ना, अब वो जुवेल तीफ वाला वाकया सुन ले जी सर। नहीं वो आगे हमने ब्रेक के बाद बात करेंगे, मगर पहले ये लोड शेडिंग। अब उसामा साहब बात है लोड शेडिंग की, मसला ये है कि पानी जो डैम से बनना है, जितने डैम है उतनी बिजली बननी है, उससे ज़्यादा बिजली तो बन नहीं सकती। जो आपकी डिमांड है वो हर साल बढ़ती जा रही है, वो आगे जाती जा रही है, नया डैम कोई बन नहीं रहा उस तरीके से जो जिससे कि वो तो बड़े। फिर आईपीपीज हैं, उसके साथ जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उसमें आपको बिजली जो है वो आपको उनसे खरीदनी है, वो बिजली बनाएं ना बनाएं, जो बिजली उन्होंने बना ली है वो सरप्लस है, आपकी ज़रूरत नहीं भी है तो आपने खरीदनी है, वो आप खरीदेंगे तो बिजली महंगी हो जाएगी, बिजली अवाम को महंगी देंगे, अवाम की चीखें निकलेंगी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं ना जी पानी का, लेकिन तर्जुमान वजारत तवानाई कह रहे हैं कि पानी के कम इखराज की वजह से तरबेला और मंगला से इस वक्त 3,300 मेगावाट कम बिजली पैदा हो रही है। मुल्क की कुल बिजली की डिमांड है 24,100 मेगावाट, सिस्टम में मौजूद है 22,600 मेगावाट। एक तो ये है, और दूसरा वैसे ये मानते नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम इतना पुराना हो गया, जिस तरह हम रेलवे की बात कर रहे थे, ये तारों का सिस्टम भी, आपके ट्रांसफार्मर भी, ग्रिड स्टेशन भी, ये इतने पुराने हो गए हैं कि अगर आप बिजली ज्यादा सप्लाई करते हैं तो वो बोझ भी उठा सकते हैं। आपको एक चीज बताऊं, एक तो लाहौर में बेताशा लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त भी जी, लेकिन लाहौर से बाहर बच्चे बेहोश हो गए, कितने बच्चे बेहोश हो गए लाहौर से बाहर। ये जो देहाती एरियाज है वहां पर तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे की, और अब धान का सीजन और जब उनसे पूछा जाता है कि जी ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है, वो कहते हैं जी यहाँ पर जो बिजली चोरी बहुत ज्यादा होती है, तो इस चोरी को रोकने के लिए हम लोड शेडिंग ज्यादा कर रहे हैं। बिजली चोरी रोकना है कि नहीं, जो बंदे बिल भर रहे हैं, जो बंदे बिल दे रहे हैं, जो चोरी नहीं कर रहे, उनका कसूर क्या? मतलब अजीब ही बात है। अब और आपको पता है जो किसानों के लिए इस वक्त बिजली जो है ना बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि आप जिम्मेदार जो है वो ट्यूबवेल लगाता है, डीजल महंगा हो गया, ट्यूबवेल बिजली के लगा लीजिए। अब वो बिजली जो है सब्सिडी थोड़ी बहुत थी वो भी महंगी हो रही है। अब उसमें धान की जो फसल है, मुंजियां जो उसने लगानी है, उसके लिए रौनियां करनी है उसने, तो उसको तो चाहिए बिजली, उसके लिए तो ये एक सोर्स है आपकी। अगर ये बिजली नहीं आएगी, प्रोडक्शन नहीं होगी धान की फसल की, तो क्या है मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? मियां जावेद लतीफ साहब पर बात करेंगे, उनकी जमानत तो मंजूर हो गई, लेकिन
उन्होंने मुद्दई को संगीन धमकियां दी। और कहां पे दी और किस तरह दी, उस हवाले से बताएंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। मुस्लिम लीग नून के एमएलए मियां जावेद लतीफ़ की जमानत मंजूर हो गई है। 2-2 लाख के मचलकों के एवज उनको कहा गया है कि आपकी जमानत मंजूर है। लेकिन अजीब बात यह हुई कि इन्होंने धमकियां दी हैं मुद्दई को, और बड़ी ख़तरनाक धमकियां दी हैं। और पहले भी इन पर जो मुकदमा हुआ था वो रियासत मुखालिफ बयान पर हुआ था। इन्होंने इस तरह से कहा कि जी अगर मरीम नवाज को कुछ हो गया तो हम पाकिस्तान खप्पे, यानी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रहे, ये नारे लगाएंगे। तो ये इतनी ख़तरनाक बात थी कि ये जब हाई कोर्ट तक गए तो वहाँ पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े सख्त जुमले कहे, हत्ता कि इनको अपनी दरख्वास्त वापस लेनी पड़ी। उन्होंने कहा जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, उसको पाकिस्तान वो फिर कहीं और चला जाए। और फिर जनाब ये साथ ही दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली। बाबा डोगर साहब, ये तो लगता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगड़ा, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ा गिरफ्तार होकर जेल जाकर। वो तो ऐसे समझ रहे हैं उन्होंने बड़ा कोई काम कर दिखाया, बड़े वो हीरो बन गए। उल्टा मुद्दई को मारने की और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आप तो फूलों की कौन जाएगा ताकतवरों के खिलाफ सर मुकदमा करने, धक्के खाए। आपने इनकी तकारीर सुनी है असम्बली, ये जो कोर्ट के बाहर ये जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं कि जी आइन और कानून की बालादस्ती जो है, आइन को मानेंगे, कानून की बालादस्ती होगी। और ये अदारों के ख़िलाफ़ ये बोलते रहे हैं, अदारों को बुला बुला कहते रहे हैं और आइन की बात करते रहे कि जी जिस तरह से ये पता नहीं आइन के ये कितने बड़े मुहाफिज हैं। और हालात ये हैं कि शेखपुरा में मैं तो आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि किस तरह से इनका टेरर है, और वो उसका सबूत जो है वो इनके भाई ने दे दिया कि वो उस बंदे को जो है थ्रेट दे रहा है कि तुमने, अगर तुम्हारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाते हैं, हमें पता है, तुम अपने घर से बाहर जाओगे, तुम अपने रिश्तेदार, जिन रिश्तेदारों के पास जाओगे तुम्हें कत्ल भी कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, फैमिली को उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की धमकियाँ देते रहे हैं उस बंदे को कि तुम अपना केस वापस लो। ये आइन और कानून की बालादस्ती है, ये आइन और कानून का एहतराम है कि जिस बंदे ने केस किया हुआ है उसको इतना टेरर। और ये सब कुछ कहाँ उनको आदत है शेखपुरा में इससे ही करते हैं। डॉक्टर साहब ये अलार्मिंग सिचुएशन की है, कब्जे करते रहे हैं, लोगों को इस तरह से हरासा करते रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या अलार्मिंग सिचुएशन में सबसे बड़ी जो उसामा साहब, पुलिस ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? पुलिस की मौजूदगी में और हाथा अदालत के अंदर पेशी के दौरान। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं ये खुद नहीं बात, कोर्ट एंड कोर्ट है। ये वो एप्लीकेशन है जो मैं पढ़ के सुनाने लगा हूँ, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो ऑनरेबल जज साहब हैं, जिन्होंने इनकी जमानत ली है आज, जो हफीजुर रहमान साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर, जो उन्होंने हफीजुर रहमान साहब, उन्होंने जमानत ली है 2 लाख, जो 2-2 लाख के मजलकों के ऊपर, और 27 अप्रैल को उनको वहाँ पे ये मैं दरखास्त उनको भी दी है, और ये CCPO को दरखास्त दी। किसने? मुद्दई जमील सलीम वल्द हाजी मोहम्मद सलीम जो है, इसने दरखास्त जो दी है, मैं वो पढ़ के सुनाने लगा हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि रियासत मुखालिफ बयानी के ऊपर 44 दिन बाद उनकी बेल हो गई। ठीक है जी, हो गई बेल, उनका राइट है, ठीक है, जो मर्जी अब रियासत के खिलाफ करें। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने, उनको बेल मिल गई। अब हुआ क्या, जब 7 तारीख को इनकी पेशी थी इसी अदालत में, उस दौरान क्या होता है, इनके भाई मुनव्वर लतीफ साहब आते हैं, मैं दरखास्त पढ़ के सुना रहा हूँ कोर्ट एंड कोर्ट, छोटा शॉर्ट करके, पूरी नहीं। वो मुद्दई जमील सलीम लिखता है, ये जो सलीम है उसके दिखाए दरखास्त, इसे दिखाएं भी स्क्रीन पे। जवेद लतीफ अहमद ने मुस्लिम लीग कुछ मैं हिस्सा पढ़ रहा हूँ, नून लीग का मुद्दई हूँ, जो कि ये पर्चा मैंने पाकिस्तान के इदारा और पाकिस्तान की खातिर करवाया था। मेरा जाती कोई मफाद ना है, ना ही मेरी जाती कोई दुश्मनी जवेद लतीफ से। आज मोरखा ये 7/6 को जो वाक़या हुआ अदालत में, 6 को बवक्त तकरीबन सुबह 9 बजे, जब मैं जनाब हफीजुर रहमान साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर की अदालत में पेश हुआ, हमरा अपने वकील, तो मज़कूरा अल्ज़ाम अलैह ने मुझे आवाज़ मारकर रोक लिया और कहने लगे कि अपना मुकदमा वापस लो, वरना तुम्हारे ख़ानदान को निशाने इबरत बना दूंगा। ये वो माइंड सेट है जिसने नहाल हाशमी ने कहा था जजों को कि आपके लिए ज़मीन तंग कर देंगे, आपके बच्चों को यहाँ और आप चल नहीं सकेंगे। ये बुत भरे बैठे, ये माइंड सेट है नून लीग का, क्योंकि इनको वो जज चाहिए जो इनके इशारों पे इंसाफ करें, जैसे क्यूम जैसे। अच्छा, वो कह रहा है, जरा सुनते जाए जरा, पता ये कह रहा है निशान इबरत बना दूंगा, तुम्हारे बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ, तुम्हें सिर्फ इनकी लाशें मिलेंगी,
तुमने किसी खुशी गमी में नहीं जाना? क्या तुम्हारे घर आकर बताऊंगा कि मैं कौन हूं, हम कौन है? जब वो ये धमकियां दे रहा था तो चंद पुलिस एहलकार भी यूनिफॉर्म में खड़े थे और तमाम गुफ्तगू उन्होंने सुनी। सर ये तो सुनी है बनता है। और मुझे और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। अगर मुझे या मेरे खानदान को कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मेरे और मेरे घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये हादसा अदालत में ये 2-3 दिन की पहले की बात, 2 दिन की पहले की बात है और ये दरख्वास्त वो है जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑनरेबल उनको दी गई और उन्होंने फाइल के अंदर वो दरखास्त रख ली। यह दरखास्त CCPO साहब को भी दी गई है। मुझे ये पता है रियासत पाकिस्तान ये रियासत मदीना है। इमरान खान साहब आप क्लेमेंट हैं, ये होता है रियासत मदीना। गरीब और अमीर के लिए इंसाफ, ये रियासती इदारों के खिलाफ बात करने के लिए एक बंदे का ये जुर्म है कि उसको पुलिस की मौजूदगी में आता अदालत में और अदालत में भी दरखास्त पड़ी है रिकॉर्ड में और CCPO को भी दी गई। इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जब रियासत मुखालफ बयानिए पर 44 दिन बाद बंदे की बेल हो गई तो इसमें तो फौरन ही शायद बेल हो जाए। ये मुकदमा दर्ज करने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे एक चीज बताएं, अभी तो ये अपोजिशन में है और आप इनका हाल देख लें किस तरह से उसको धमकियां दे रही और जब ये इक्तदार में होंगे। वो बच्चे ने रोते हुए, उस लड़के ने रोते हुए दास्तान सुनाई, उसकी हिचकियां बंद की उसामा साहब। उसने कहा जी मैं पाकिस्तान, ये रियासत पाकिस्तान है, ये रियासत मदीना के दावेदार है। उसने कहा मेरा जुर्म क्या है? सर मैं एक चीज अर्ज करूं, मेरा क्या जुर्म है? मरियम नवाज साहब ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल लिया और मियां जावेद लतीफ साहब की लगानी चाहिए। तो बाबर डोगर साहब जब ये ऊपर से नीचे होगा तो आप अगर इस तरह का काम करेंगे, आपको पता है कि फिर तो माफिया वाला लफ्ज ठीक आता है। तो माफिया, गॉडफादर, ये तो और ये जजेस के बारे में देखें जाकर ऐसा उसामा साहब नहाल हाशमी सेंटर किस जमात का था? वो माइंड सेट है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, मरियम साहबा क्या कहती हैं, जवेलती भी वही बोली बोलेंगे। अच्छा बाबर साहब इस पर कमेंट कर दें कि फिर कोई आम आदमी कोई इस तरह का, मैं ये नहीं बात कर मियां जावेद लतीफ की, कोई भी शख्स जाके इतना तगड़ा इसके लिए थाना कचहरी कोई माने नहीं रखते, जाके धमका सकता है। कौन जाएगा? वो बेचारे की जमीन आप हथियार लें, जो मर्जी कुछ कर ले, वो जाएगा, वो तो मुकदमे वापस ले लेगा, वो कहेगा मैं जाऊंगा। क्या जमीन सलीम अब दोबारा इस तरह की शरारत करने की जरूरत पड़ेगा? कौन जाके वकीलों की फीस से भरे, कौन इस तरह की धमकियां सहे, बार-बार पेशियां भुगते? उसामा साहब इस तरह की धमकी इन्होंने मुझे भी दी हुई है। जावेद लतीफ एक स्टोरी लगाने भी इन्होंने मुझे भी इस तरह से धमकी, वो वाकया से कुछ जंग में न्यूज़ में जब थे कुछ थोड़ा तो मुझे भी वो क्या है उसकी जी इस तरह की धमकियां ये मुझे भी देते रहे हुए हैं। तो अगर ये एक जर्नलिस्ट को दफ्तर बड़े आके अखबार में बैठा हुआ है मीडिया हाउस में आके छोड़े तो आप सोचिए। मैं तो फिर आपको बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पे शहूपुरा दफ्तर आ गए थे ना, क्या आलम था, दफ्तर आ गए थे बिल्कुल। और जो बड़ा साबित का लंबरदार है वो स्टोरी लगाया करना तो दूर की बात है, आप बता रहे हैं खबर नहीं कोई लगा सकता, इसका मतलब है सर ये उसामा साहब ये लोग जो है ना ये बड़े जालिम हैं, ये अपने अपने इलाकों में फिरौन हैं, वहाँ पे सियासत फैद के ये मालिक हैं। जब इनकी हुकूमत होती है DPO DCO की जरूरत नहीं होती कि वो इनके खिलाफ बात भी करते पुलिस वाले साथ खड़े थे। अब ये देखें कि ये जिस हद तक नवाज शरीफ और मरीम के लिए जा रहे हैं, कल अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये मिनिस्टर होंगे और मिनिस्टर होंगे तो इनके जिले में DC और DPO इनकी मर्जी का होगा, जिसको मर्जी उठा ले, जिसकी मर्जी कौन इनको रोकेगा? कौन इनको रोकेगा? मैं सजेस्ट करूंगा कि वज़ीर दाखिला या वज़ीर दिफा इनको डिजर्व करते हैं, क्योंकि मरीम ने प्रोफाइल पिक्चर ऐसे ही तो नहीं लगाई। क्या मरीम ने प्रोफाइल पिक्चर ऐसे तो ऐसे लोगों के एक माफिया है तो माफिया राज ही होगा ना मुल्क के अंदर। अब नहाल हाशमी साहब सेंटर थे, खोखर साहब आ जाएंगे, उन्होंने ऑनरेबल जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या रिमार्क दिए थे, क्या बयान दिया था? उसने कहा हम जमीन तंग कर देंगे। उनका लहजा आप देखें, उसके अंदर एक धमकियों की बकायदा एक जिस तरह उन्होंने बताया था राह के रख दिया था। ये अलमिया है कि अगर इस तरह से इस और अभी मुकदमा नहीं होगा तो फिर कौन किसी के खिलाफ मुकदमा करेगा, इसी ताकतवर के खिलाफ। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।